नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो फायदे के फंड्स ईयर एंड स्पेशल। 2025 में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 2025 में कैसे परफॉर्म किया है और 2026 का क्या आउटलुक है। पैसा बनाना हो तो कौन से म्यूचुअल फंड्स का चयन करना चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तमाम क्वेश्चंस आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे। और 2026 का आउटलुक बताने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ से मौजूद हैं। आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष श्रीवास्तव जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नए साल की आपको बिस्तक की टीम की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार रजत जी। पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको और आपके दर्शकों को सही से जवाब दे सकें। सर एक साल इतना उठा फटक देखने को मिली, इसकी आदत ही नहीं थी ना किसी भी निवेशक को। तो अच्छे अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया, शॉर्ट टर्म वाले तो निपट गए। आप कैसे सम अप करेंगे 2025 को और 2026 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए 2026 का जो आउटलुक है वो जैसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन जब शुरू करेंगे आई लेट यू नो। बट 2025 के बारे में मैं आपको अगर बोलना चाहूं, अगर आप चार्ट्स का लेवल देखें तो दिस वाज अ वेरी रेंज बाउंड ईयर। ये काफी रेंज बाउंड ईयर था। बट दिस वाज आल्सो अ वेरी आई वुड से इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अ डिसाइसिव इन्वेस्टर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि निफ्टी ने 2025 के अंदर दो बारी सबसे अपने लोअर स्तर पे गया। या निफ्टी ड्रॉप टू अबाउट 21,743 इन अप्रैल 2025 एंड ऑल्सो इन जून 2025, राइट सर। नाउ फ्रॉम देयर इफ यू सी कि जब हम वहां से देखते हैं कि कंसोलिडेशन जब हुई तो निफ्टी की कंसोलिडेशन करीबन 22,000 के आसपास हुई। हम्म? जी। अब इस 22,000 के आसपास भी हमारे पास काफी हाई कन्विक्शन एंट्री विंडो हमें मिले। इन लेवल से भी 4,000 से 4,200 पॉइंट्स की अपसाइड देखी गई। बिकॉज निफ्टी जो है वो अपना जो टॉप उसने बनाया वो बनाया 26,325 विच इज इन दिसंबर 2025। अगर हम इस साइडवे साल को देखें तो इस साल के अंदर भी हमारे पास करीबन 18 से 20% की रिटर्न की संभावना बनी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप अगर ऑप्टिमल लेवल पे देखें तो एक रेंज बाउंड ईयर रहा। पर पैसिव इन्वेस्टर और कोई डिसीजिव इन्वेस्टर भी है तो इन रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी वो 18 से 20% तक की रिटर्न उसने कमाई। यानी कि अगर कभी गिरावट आई और उसमें हिम्मत दिखाई हो किसी इन्वेस्टर ने और लोअर लेवल्स पे लिया हो, खरीदा हो, तो उसका पैसा जरूर बना है स्टॉक मार्केट में। एब्सोल्युटली, मतलब आपने इसको बिल्कुल सही बोला कि डर के समय पे ना अगर किसी ने भी अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो वो रिटर्न फिर भी बना सकता है। पर उस समय दिमाग में ये होता है कि पिछला पैसा फंस गया, नया पैसा कैसे डालें स्टॉक मार्केट में, इसी के चक्कर में पैसा डलता नहीं। और एग्जैक्टली। और सर ये म्यूचुअल फंड में हुआ भी, 80 लाख करोड़ रुपए का एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 2025 में उसको पार करता हुआ नजर आया। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखता है, और क्या आप इस एयूएम को 2026 में और बढ़ता देखते हो, या फिर जिस तरीके का एसआईपी इनफ्लो है और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट इसमें म्यूचुअल फंड में आ रहा है उसमें थोड़ी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि इस समय पैसा वाकई बहुत मुश्किल है बनाना स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। देखिए 80 लाख करोड़ से ज्यादा एयूएम पार होना इस बात का क्लियर संकेत देता है कि हाउस होल्ड सेविंग्स अब ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आ रही है। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन ऑल्सो। म्यूचुअल फंड्स के प्रति रिटेल निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। मार्केट की स्थिरता अब पहले से कहीं ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की नियमित भागीदारी पर टिकी है, हम्म। जिसमें सबसे बड़ा योगदान लगातार चलने वाले हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स का। एसआईपी इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा योगदान दिया अपना इक्विटी मार्केट के अंदर। अब आप देखिए नवंबर 2025 में मंथली एसआईपी इनफ्लोज 29,445 करोड़ के नए रिकॉर्ड स्तर पे पहुंची, जो पिछले 3 साल में लगभग दो गुना हो चुकी है। और ये एक एक आश्वासन देता है कि लंबे समय के निवेश की सोच को भी दिखाता है। यू नो आज एसआईपी कुल म्यूचुअल फंड एयूएम का लगभग 37% हिस्सा बनते हैं, जो मार्च 2021 में करीबन 34% था। यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग की तरफ झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड फोलियो लगभग 21% की सीएजीआर से बढ़ रहे हैं। 2020 में 9 करोड़ से बढ़कर 2025 में लगभग 23 करोड़ तक पहुंचे, जो इस पूरे इकोसिस्टम में रिटेल भागीदारी की तेजी को फैलाने का सिग्नल है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड अकेले एयूएम की अगर हम देखें तो वो 35.65 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और लगभग 17.45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। पर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ खरीदते चले जाएं? ऐसा अक्सर नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बगैर आप स्टॉक मार्केट से बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। एफआईएस बिल्कुल नहीं खरीद रहे थे इंडियन मार्केट्स पे, लगातार कंसिस्टेंट सेलिंग हुई है। ये तो डीआईएस, आपके जैसे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने संभाल के रखा मार्केट को, और पैसा आया रिटेल पब्लिक का। लेकिन ये अगर डीआईएस इनफ्लोज, मैं यही सवाल बार बार ये पूछ रहा हूं कि डीआईएस इनफ्लोज में एक बार भी कहीं स्टॉपेज आई तो फिर कहीं लेने के दिन ना पड़ जाए, क्योंकि एफआईएस आउटफ्लो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है सर। देखिए, एफ आई आउटफ्लोज करीबन ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एफ आई का आउटफ्लो बहुत हुआ है, या और डीआईज की वजह से ही एफ आई का आउटफ्लो जो है वो हम एब्जॉर्ब कर सके। जी। या सो डीआईज ने करीबन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको। डीआईज ने करीबन 2,53,00,000 करोड़ की एफ आई आउटफ्लोज को स्टेबलाइज किया। या हम्म। और लगातार 28 महीने डीआईज नेट बायर्स रहे। या एफआईएस का एक रीजन था जाने का। या एफआईएस जो है वो उनका टोटल जो उनका रीजन था, $1, हमारा डॉलर का जो जो डॉलर है जो डिप्रिशिएट किया, दैट वाज अ वेरी बिग रीजन हमारी फॉर रुपये की जो एफआईएस करेंसी टू, डेप्रिसिएट हुई है डॉलर के मुकाबले या कंसिस्टेंट। करेंसी हैज डिप्रिशिएटेड इन डॉलर। हाउएवर डीआईएस जो है बेसिकली एसआईपी के थ्रू, पहले अगर होता कि ये कोई अगर कोई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं तो हमारे लिए एक दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर कंसर्न। बट हम्म। व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप देखें डीआई इनफ्लो कैसे आ रहा है, डीआई इनफ्लो टेक्निकली एसआईपी के थ्रू आ रहा है। और हम्म। तो 2,35,000 करोड़ की एसआईपी की इन्वेस्टमेंट अभी तक हुई है। आई थिंक हम्म। लास्ट जो हमने एसआईपी टच किया था अक्टूबर में, हमने हाई बनाया था 29,000 करोड़ का। जी। और नवंबर में थोड़ा सा गिरा, नवंबर में एटलीस्ट 29,300 के आसपास आया। सो इट इज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एफआईज हैव टेकन द मनी आउट, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार वो पैसा डाली जा रहे हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि आजकल आज का निवेशक भी काफी समझदार हो गया है। उसको भी लग रहा है कि जब जब मार्केट गिर रही है, एसआईपी का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, एसआई का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि बिना मार्केट को देखे हुए हम निवेश करते जा रहे हैं। और आज के दौरान पे एवरी मार्केट, फॉर एग्जांपल आप 2025 से देख लें ना, अप्रैल में निफ्टी टच 21,000, जिसकी एसआईपी चल रही थी वो 21 से 26,000 आ गए, तो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होके उसकी उस साल की रिटर्न 18 से 20% की बनी। सो डीआईएस मेरे हिसाब से जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, दे विल कंटिन्यू टू पोर इन मनी इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और आप जो नंबर देख रहे हैं एसआईपी का, वो बढ़ता ही दिख रहा है मुझे। तो ओके आई डॉक्टर। डोंट सी देर इज विल बी एनी काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम होगी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द एफआईएस फ्रंट। वो डीआईएस उसको संभालते जा रहे हैं, अभी तक संभालते जा रहे हैं और आगे भी संभालते जाएंगे। सर अब हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करेंगे 2026 में क्या चढ़ सकता है। तो मैं शुरुआत इक्विटी फंड से नहीं करूंगा, जो आउट परफॉर्म करके उससे करूंगा, वो है सोना चांदी। तो करेक्ट। ईटीएफ्स, जिस जो गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स में पैसे लगाया, वैसे तो निवेशक लगाते नहीं थे 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, 15% ऑफ द पोर्टफोलियो। लेकिन जिसने भी हिम्मत करी 2025 में ईटीएफ्स में, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में पैसा लगाया, कमाल हो गया सर। बहुत ही गजब के रिटर्न्स हुए हैं सिल्वर में। तो ये ट्रेंड का अभी आपको 2026 में कंटिन्यू होता हुआ दिखता है? क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स की परफॉर्मेंस 2026 में और बेहतर होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। लास्ट 2 साल में गोल्ड और सिल्वर ने बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। पर जब भी हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं बनाते हैं, हमेशा पोर्टफोलियो बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। एक डेटा है जो मैं आज किसी से बात कर रहा था, देयर वाज अ डेटा ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, कि गोल्ड एंड सिल्वर की अगर मैं परफॉर्मेंस को फैलाऊं, अगर मैं लॉन्ग टर्म में फैलाऊं तो गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आई विल जस्ट गिव यू क्विक डेटा पॉइंट ऑन इट। दिस इज द रिटर्न, रोलिंग रिटर्न सिंस 2012। या अगर आप सिल्वर की औसतन रिटर्न देखें 2012 से 23 दिसंबर 2025 तक, राइट, सिल्वर की औसतन रिटर्न रही 6.09%।
उसी दौरान गोल्ड की औसतन रिटर्न रही 8.37%। एंड सेम ड्यूरेशन पे ही निफ्टी की रिटर्न रही 12.5%। सो टेक्निकली देखा जाए लास्ट 2 साल का अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर हैज गिवन अ फिनोमिनल रिटर्न। बट पोर्टफोलियोज हमेशा 100% एक एसेट क्लास में नहीं डाले जाते, और पोर्टफोलियो हमेशा 2 साल के हिसाब से नहीं देखे जाते। लास्ट 2 इयर्स के अंदर रिटर्न्स हैव बीन फिनोमिनल इन गोल्ड एंड सिल्वर। बट अगर मैं इसको 2012 से 2025 दे देखूं तो इक्विटी हैज स्टिल डन अ बेटर जॉब। या अब आता है कि नेक्स्ट ईयर रिटर्न कैसा रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर का। एक और डेटा पॉइंट मैं आपको आज आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि हाउ हैज द रिटर्न्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बीन व्हेन दे हैड अ फिनोमिनल रिटर्न इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अभी तक कैलेंडर ईयर के अंदर, गोल्ड का रिटर्न 76% रहा, राइट। ऐसे ही 2011 में गोल्ड का रिटर्न 38.9% रहा, और उसके सब्सिक्वेंट ईयर में गोल्ड का टर्न रहा 11.72%। इन 1991 गोल्ड gave a return of 32.4% return. Subsequent year gave a negative return of 19.55%. In 2009, gold gave a return of 27.36%, and subsequent year, it gave a return of 22.75%. So the point I'm trying to make here is, जब भी कभी भी एक परफॉर्मिंग ईयर रहा किसी भी मेटल का, उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो बड़ा टेपिड रहा। द ग्रोथ वाज नॉट एज इक्वलेंट टू एज द लास्ट ईयर वुड बी। सो मेरा कहना यह है कि गोल्ड एंड सिल्वर, ऑब्वियसली सिल्वर हैज अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, वो उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है। तो जिस साल उनकी रिटर्न बहुत अच्छी रही, नेक्स्ट उनकी रिटर्न डेटा के हिसाब से ये कहता है कि नेक्स्ट रिटर्न जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही। सो हमारा ये मानना है कि गोइंग नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट बी एज गुड एज लास्ट ईयर। अब हम आ जाते हैं सर पैसिव फंड्स के ऊपर, क्योंकि 2025 में हमने ये देखा कि इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो पैसिव फंड्स ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्केट शेयर के हिसाब से 17% के आसपास एयू में इनका रुझान जो है पहुंच गया है। यानी कि अब ज्यादातर लोग जो पैसिव फंड्स, ये ट्रेंड बता रहा है कि वो पैसिव फंड्स का चुनाव करते हैं। तो ये क्या बात ठीक है कि पैसिव फंड्स में पैसा ज्यादा जाना और एक्टिव फंड्स में कम रखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म होराइजन से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये रणनीति निवेशकों की ठीक है? रजित जी देखिए, टेक्नोलॉजी ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पैसिव फंड्स के ऊपर। आजकल जो नए निवेशक आ रहे हैं उनको हर चीज बड़ा क्विकली चाहिए, जल्दी चाहिए, इजी चाहिए, राइट। सो टेक्नोलॉजी से क्या है, बहुत से नए निवेशक सिंपल और आसान समझने वाले आने वाले प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। एंड वो कहाँ अवेलेबल है? वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एप्स में अवेलेबल है। और सेबी ने भी क्या किया है, म्यूचुअल फंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है नए फंड्स लाने के लिए, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स ने भी क्या किया है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी सिम के लिए तो उन लोगों को रोक रख गई है कि वो इससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड इक्विटी सिम नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या, पैसिव सेल्स में काफी जल्दी विस्तार करना शुरू कर दिया, एंड दे हैव इंक्रीज द पैसिव स्पेस अलॉट। उसके थ्रू उन्होंने थीमेटिक फंड में भी काफी सारे फंड्स नए पैसिव फंड लेके आए। सो टेक्निकली जो पहले कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते थे, ड्यू टू द सेबीज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एएमसीज एंड टेक्नोलॉजी, काफी सारे निवेशकों को सिंपल और आसान तरीका लगा। नए निवेशकों को सिंपल और आसान तरीका लगता है कि भाई हम ऐप में जाएं और एक पैसिव फंड दिख रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर लें। और पिछले साल गोल्ड ईटीएफ ने भी बहुत मजबूती और सिल्वर ने भी बहुत मजबूत रिटर्न दिखाए। दैट ऑल्सो हैज अ रीसेंसी बायस्ड, एंड न्यू जो नए निवेशक हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। नाउ क्या ये रणनीति सही है या नहीं सी है? तो एक डेटा मैं आपके सामने फिर से मैं पहले आपको एक डेटा बताऊं। नवंबर 2020 में टोटल पैसिव फंड्स की संख्या 160 थी। ओके। आज नवंबर 2025 की मैं बात करूं, वो 160 और 65 से बढ़कर 701 हो गई है। ओके। यानी कि अगर 2,68,000 करोड़ का एयूएम था, वो एयूएम बढ़ के हो गया 14 लाख करोड़ का। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द पैसिव फंड्स आर डन फिनोमिनली वेल, बिकॉज ऑफ ईज एंड AMC's restriction not to more get towards more equity diversified fund. बट हमेशा जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अल्फा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। या इन्वेस्टमेंट करने का तभी फायदा है जब मेरे पास किसी भी फंड के अंदर अल्फा जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। नाउ एक चीज देखी गई
ऑन द पैसिव फंड एंड ऑन द एक्टिव डेटा ये कहता है कि एक्टिव कैटेगरी खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा और मल्टी कैप स्पेस में फंड मैनेजर्स ने अपने बेंचमार्क से अच्छे खासे अल्फा दिए हैं। स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, मल्टी कैप जैसे फंड ने आउट परफॉर्म किया और 7 से 8% का एनुअल अल्फा अपने बेंचमार्क के मुकाबले दिया, जो कि एक पैसिव फंड ने नहीं दिया। तो ये यही बताता है कि सही और चुने गए एक्टिव फंड पैसिव फंड के ऊपर मीनिंगफुल या एक्स्ट्रा रिटर्न आपको दे सकते हैं। खासकर यू नो पैसिव फंड अगर किसी निवेशक को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है और उनको एक स्टार्ट करना है, दे कैन स्टार्ट विद पैसिव फंड, बट इक्विटी की बेहतर हेल्फा और निवेशकों को अलग अलग इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर वो इन्वेस्ट करें तो उसमें एक्सपोजर रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा ज्यादा बरस पर कि वो एक पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और अल्फा, अगर उनको अल्फा चाहिए तो अल्फा हमेशा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही आएगा, ना कि किसी पैसिव फंड से। यानी कि जो बेंचमार्क जितना आप जो रिटर्न से ज्यादा जो आप रिटर्न ले रहे हो, मोर देन योर बेंचमार्क, तो उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। अल्फा जनरेट कैसे करें? तो सर वो तो बहुत अच्छा सा एक तरकीब थी कि स्मॉल कैप में पैसा डाल दो, स्मॉल कैप स्टॉक तो चढ़ेंगे और मिड कैप स्टॉक चढ़ेंगे। सभी ने ही होते देखा था कोरोना के बाद से, मिड कैप और स्मॉल कैप की तो तेजी थी जो बाजार में इतने जबरदस्त धूम मचा रही थी। अनाप करेक्ट। शनाप पैसा आता नजर आया मिड कैप स्मॉल कैप, और यही थक गए और ऊपर से लेने के देने पड़ गए। वो 2024 में जो खरीदा वो वापस ही नहीं आया। तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, ये वाले जो फंड्स हैं, इनका क्या करें? क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें या फिर स्विच कर लें पोर्टफोलियो में किसी मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में? देखिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है, राइट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रिसेंसी बायस को लेके काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हम कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो हमें रिसेंसी बायस होके कभी नहीं लेना चाहिए कि लास्ट 1 साल में क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं हम एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप उतने ही जरूरी है एक फंड के लिए जितना एक लार्ज कैप है, राइट। अगर जब भी हम औसतन कोई एक फंड बनाते हैं उसके अंदर 50 से 55% हम लार्ज कैप में रखते हैं। हम्म? आपका 20 से 25% हम रखते हैं मिड कैप के अंदर और 10 से 20% रखते हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप और मिड कैप को आप कभी भी नकार नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज जो एक्चुअल अल्फा जनरेशन है वो स्मॉल एंड मिड कैप से आती है, और रिजिलियंस और सेफ्टी और हेज जो पोर्टफोलियो के अंदर है वो हमेशा लार्ज कैप से आता है। सो कभी भी किसी भी निवेशक को अपने लिए एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाए, देखिए पंड करना है तो आप किसी चीज में भी पंड कर सकते हैं, हाँ, दैट विल बी देयर फॉर शॉर्ट टर्म, उसके अंदर आप आर या पार हो सकते हैं। पर अगर आपको एक लॉन्च टर्म लॉन्ग अवधि के लिए अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से 50 से 55% लार्ज कैप, 20 से 25% मिड कैप और 10 से 20% स्मॉल पैक, अगर आप ये एक पोर्टफोलियो इसका बनाए तो आपको अच्छा खासा एक अल्फा जनरेशन, 3 से 4% का अल्फा जनरेशन हो सकता बीच में गोल्ड और सिल्वर तो लेना है ना सर, कि गोल्ड और सिल्वर को अवॉइड करते हैं 2026 के लिए। इस साल अच्छे रिटर्न मिल गए तो आपने बताया कि उसके जो सब्सिक्वेंट ईयर होता है उसमें नहीं मिलते हैं पैसे उतने, तो इस साल करें हिम्मत। देखिए अगर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म आप बोलोगे, लॉन्ग टर्म में तो आपने बता ही दिए आंकड़े औसत कितने रिटर्न मिलते हैं। करेक्ट लेकिन करेक्ट। गोल्ड फंड्स को रखना चाहिए अभी, या फिर इट्स अ टाइम की थोड़ा प्रॉफिट लॉक ही कर लिया जाए? देखिए अगर नॉर्मली गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है, लोगों को लगता है कि गोल्ड इक्विटी मार्केट से हेज की तरह काम करता है। मेरे हिसाब से फ्रॉम आर आर आनंद राठीज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, गोल्ड एंड सिल्वर डजंट कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो बड़ी बात कह दी आपने सर, मतलब आप एडवाइस ही नहीं करते हो कि आप अपने बड़े क्लाइंट्स को ही गोल्ड और सिल्वर में पैसे डालें? हाँ, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट रजत जी। रजत, रीजन ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर का अगर मैं लॉन्ग सी देख, मैंने आपको बताया कि गोल्ड हाँ। की पिछले 10-12 साल की रिटर्न 6% की है, 8% की सॉरी, और सिल्वर की 6% की है। हाँ जी। करेक्ट। ये तो अगर मैं लास्ट 2 साल को रखने के बाद अगर मैं लास्ट 2 साल को निकाल दूं तो रीजन और गिर जाता है। सो हम्म। समबडी रियली वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी इनटू गोल्ड एज अ हेज, दे कैन पुट अबाउट 5 to 10% इन गोल्ड एंड सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड, बट नथिंग बियॉन्ड दैट सर। ओके सर, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब है। पोर्टफोलियोज चाहे लोगों के लाल निशान में है, लेकिन मार्केट एटलीस्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब है। तो ऐसे में आपको कुछ 2026 के लिए कोई थीम्स, कोई पॉकेट्स, कोई सेक्टर्स ऐसे अच्छे लगते हैं जहां पर और पैसा बनेगा, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है?
देखिए, एज अ रिटेल निवेशकों के लिए हम लोग कभी भी कोई सेक्टोरल थीम की बात नहीं करते हैं, बहुत रिस्की होता है। उसके हम्म। अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि एक वो सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। उसके अंदर सही टाइम पे एंटर और एग्जिट करना इज अ वेरी बिग चैलेंज, हम्म। राइट। हमने हमेशा बोला है और आज भी बोलते आ रहे हैं कि सेक्टोरल एलोकेशन करना इट्स अ वेरी इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू सेक्टर एलोकेशन। सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर हम कभी भी अपने थीम के अंदर नहीं बोलते आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या बिकॉज दे आर वेरी सिक्लिकल इन नेचर। हम हमेशा बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करें तो दैट विल बी मच बेटर। बट जैसे कि आपने अभी बोला कि कोई सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, दे आर 2026 में मुख्य सेक्टर जिन पे एक्चुअल आप नजर रख सकते हैं विल बी ऑटोमोबाइल्स, कैन बी अ बैंकिंग सेक्टर, एंड कैन ऑल्सो बी अ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये तीन सेक्टर्स हमें फिर भी लगते हैं कि जो आने वाले साल में अच्छा करेंगे। एंड इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इन सेक्टर्स में पैसा डालें, बट कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, एक फंड मैनेजर जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी लेके चलता है या मिड कैप या स्मॉल कैप लेके चलता है, उसको भी समझ है कि अगले सालों में क्या सेक्टर्स अच्छा करेंगे। सो दे ऑल्सो टिल्ट टुवर्ड दीज सेक्टर्स आर मोर। हम्म। राइट। सर, एक और सवाल ये कि बजट नजदीक है और ऐसे में टैक्स सेविंग्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वित्त मंत्री कुछ बोलते, पिछली बार बोल भी दिया था अचानक से बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग्स की बात कर दी थी और वो टैक्स छूट दे दी थी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए आप कुछ देखते हैं कुछ टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल हों? क्योंकि नए रेजिम में ना बहुत ज्यादा वो दिक्कत हो रही है कि इतने नहीं। हाँ, कि वो करेक्ट। है नहीं है उतने सेक्शंस जिसमें पैसा डाला जाए। तो टैक्स सेविंग्स की क्या विकल्प है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बजट से? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो आई कांट से मच देयर कि क्या एक्सपेक्टेशंस मेरे पास अभी हो सकती हैं बजट से। पर जो जो भी विकल्प अवेलेबल हैं इन द न्यू रेजीम, दे ओनली थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू। वी कांट डू बियॉन्ड थ्री थिंग्स। एक, वित्त मंत्री ने लास्ट ईयर हमें बोला था, छूट दी थी 1.25 लाख रुपए की। हम्म। सेक्शन 102 के अंदर आप 1.25 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। सो एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हु हैज एक 1.25 लाख रुपए तक का गेन अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो उसको गेन ले सकते हैं, उसके अंदर उसको 100% टैक्स की छूट मिलती एलटीसीजी का, हाँ। है, लॉन्ग टर्म हाँ। कैपिटल यस, गेन्स मतलब टैक्स। 1 साल में 1.25 लाख पे कोई वो टैक्स नहीं लगता, उसके बाद लगना शुरू हो जाता करेक्ट, 1.25 लाख तक तो वो 1.25 लाख की एक छूट मेरे पास अवेलेबल है, वो है। आप छूट का फायदा ले सकते हैं। एक और कंडीशंस अप्लाई, एक और एक सेक्शन है, सेक्शन 54F, या उसके तहत अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बेचते हैं and the gains if they invested into a buying new property, conditions apply, that also can be tax free. It's called section 54F. One can go and look into what section 54F constitutes of, उसके थ्रू भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तीसरा, देखिए, सबसे बड़ी बात इस बजट में ये रही कि एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के जो जितने भी जैसे हमने डेट को शॉर्ट टर्म कर दिया, और शॉर्ट टर्म करने के बाद उसको एक चीज सबसे अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, उसको कैपिटल गेन्स के अंदर ही रखा। हम्म। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं, आप उसको 1+8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे जाने वाले टाइम पे अगर आपके पास कोई गेन्स आ रहे हैं तो आप उसके साथ उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये तो दिल मांगे मोर हो गया सर, मतलब ऐसे तो फिर इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा मांग है। वो जो एटीसी वाला बेनिफिट था कुछ तो वापस कर दो, ईएलएसएस में कुछ तो करवा दो। तो देखते हैं इस बार वित्त मंत्री क्या करते हैं। यानी बाजार की हालत को देख के क्या पता कुछ मन कर जाए उनका करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन सर, आखिरी सवाल ये होगा, 2026 के लिए आपकी क्या सलाह होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? किस तरीके से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? रजत जी, मेरा हर एक इन्वेस्टर से एक ही वो रहता है कि पेशेंस इज द की फॉर योर सक्सेस। पेशेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। यू नो कोई भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, कई बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, निवेशक मुझसे पूछते हैं, सर ये क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का? मेरा एक उनसे एक काउंटर क्वेश्चन होता है, ये पैसे कब चाहिए आपको, राइट? अगर तो ये पैसे उनको एक साल के लिए चाहिए तो इक्विटी मार्केट्स उनके लिए नहीं है। आइडियली मनी शुड बी फॉर 3 to 5 years टाइम फ्रेम। 3 से 5 साल का अगर मेरे पास टाइम होराइजन है, एनी ईयर इज अ गुड ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट। टुडे इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अगर मेरे पास समय 3 से 5 साल का है। और जब भी मुझे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे मैंने पहले भी बोला
कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव 50 to 55% इनटू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, 20 to 25% into mid caps, एंड अबाउट 10 to 20% इनटू स्मॉल कैप्स। अगर ये हम बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चले और 3 से 5 साल तक का हम अगर टाइम फ्रेम लेके चले, सो दिस वुड गिव यू अ कंफर्टेबल रिटर्न ऑफ 14 to 15% CAGR। सो मेरे लिए मेरा मेरा कहना अपने दर्शकों के लिए ये भी यही रहेगा कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो अगर आप बना के चले, यू विल डेफिनेटली गेन। राइट मनीष जी, बहुत शुक्रिया अपने समय बिस्तक को देने के लिए, और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से सर आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रजत जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर, थैंक यू।